Dear students, today we are going to discuss a very important topic called matter wave. मैटर वेव। तो कोई ये मैटर वेव कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, ये डी ब्रॉगली वेव को ही मैटर वेव कहते हैं। डी ब्रॉगली वेव है वही मैटर वेव है। ओके, डी ब्रॉगली वेव क्या होता है? डी ब्रॉगली ने कहा कि कोई भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल, कोई भी मटेरियल पार्टिकल जो है, एनी मूविंग मटेरियल पार्टिकल can be associated with a wave called मैटर वेव, जिसे हम लोग मैटर वेव कहते हैं। सिंपल बात है कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रही है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो वेव भी बना रही है और उसे मैटर वेव कहेंगे उस वेव को। और इसी को चूंकि डी ब्रॉगली ने कहा तो इसको डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं। ओके, और डी ब्रॉगली वेव, अभी जो डी ब्रॉगली वेव है उसकी जो वेवलेंथ होगी उसे क्या कहेंगे? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सिंपल। तो इट्स वेवलेंथ इज नोन एज, इस वेव की जो वेवलेंथ होगी इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, सिंपल बात। अब ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, इसके लिए डी ब्रॉगली ने जो फॉर्मूला दिया वो क्या था? तो इसको ऐसे डिराइव भी कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, पहले नोट कर लो, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम सी। ये क्या है? दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और वो मूव कर रहा है v इज इक्वल टू सी, है ना, c वेलोसिटी से या v वेलोसिटी से, इसको हम mv भी कह सकते हैं। लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, ये तो c के लिए है ना। अगर v वेलोसिटी है तो mv लिखेंगे। और ये चीज़ प्लैंक कांस्टेंट, h की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना। तो h जो है उसकी वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए। हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, h इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। हमेशा याद रखना है। तो ये कांस्टेंट, ये तो पता ही है आपको। अगर मास मालूम हो जाए, v मालूम हो जाए, तो आप उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं। कौन सा वेवलेंथ? वो उससे जो वेव बन रहा है, उस पार्टिकल से जो वेव बन रहा है जिसे मैटर वेव कहते हैं, उसका वेवलेंथ आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार ये मैटर वेव को डिफाइन किया गया डी ब्रॉगली के द्वारा। और ये वेवलेंथ की कुछ खास प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हो यहाँ पे एज द फॉर्मूला सेज। वो क्या है कि नंबर 1, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है लेमडा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v है। सिंपल। v बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा। इसका मतलब है कि अगर इफ पार्टिकल इज मूविंग विथ वेरी हाई स्पीड, if particle is moving with high speed, तो क्या होगा? उसकी वेवलेंथ कम होगी। then its wavelength will be smaller. its wavelength will be smaller. याद रखना है।
उल्टा चलता है। वेलोसिटी बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगा। ओके, और अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो सोचो v जीरो है। इफ पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, इज एट रेस्ट, मतलब v जीरो है तो क्या हो जाएगा, आप यहां जीरो रखोगे तो डिनोमिनेटर में जीरो मतलब ये मीनिंगलेस, इन्फिनिटी हो जाता है। देन लेमडा विल बी इन्फानाइट। लेमडा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। इन्फानाइट मतलब वैल्यू विच वी कैनॉट एक्सेस, उसे हम मीनिंगलेस भी कर सकते हैं। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ऐसा वेव हम लोग विजुलाइज नहीं कर सकते हैं। सो सच वेव कैनॉट बी विजुअलाइज, सच वेव कैन नॉट बी विजुअलाइज। इसको विजुअलाइज हम नहीं समझ सकते, इसको इमेजिन नहीं कर सकते, विजुअलाइज्ड। और क्या इस डी ब्रोगली वेवलेंथ की खासियत क्या है वो भी देखेंगे। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, किन किन बातों पे ये निर्भर करता है। तो आगे देखो, लेमडा अभी हमने क्या लिखा, लेमडा इज इक्वल टू h/mv। तो आप देखो थर्ड में लेमडा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास भी तो है, मतलब मास बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा। मतलब सो हेवियर particle will have a smaller wavelength, उसकी वेवलेंथ छोटी होगी, है ना। जैसे जैसे पार्टिकल का मास बढ़ेगा उसकी वेवलेंथ कम होती जाएगी। और नेक्स्ट दिस इज 3 ना, फोर्थ वन क्या है, वेवलेंथ जो फॉर्मूला है उसमें कहीं भी चार्ज का, वो पार्टिकल पे जो चार्ज है, अगर चार्ज पार्टिकल है तो उस पर चार्ज होगा, उस चार्ज का कहीं नामो निशान नहीं है। मतलब वेवलेंथ पे चार्ज का कोई असर नहीं पड़ता है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ द पार्टिकल। लेमडा इज मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज मतलब इसके चार्ज का कोई असर नहीं होता है। सो मैटर वेव्स जो है ये यू कैन अंडरस्टैंड कि जो मैटर वेव है उसकी जो वेवलेंथ है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो व्हाट वी सॉ, मैटर वेव की जो वेवलेंथ है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, वो उसके मास पे डिपेंड करता है, लेकिन उसके चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, आफ्टर दिस एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप समझ लो। ये जो मैटर वेव की बात हम कर रहे हैं, जिसे हम लोग डी ब्रोगली वेव भी कहते हैं, उसकी नेचर क्या है, वो क्या, उसकी नेचर क्या है, क्या वो, वैसे वी नो लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ईएम वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, आयन हो, अगर वो मूव करे, और सिर्फ मूव ही नहीं करे, उसमें एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़े या घटे। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा मतलब वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होनी चाहिए, मूव हो लेकिन एक्सेलरेशन के साथ हो, मतलब इसकी जो स्पीड हो चाहे तो बढ़े चाहे तो घटे। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करे विथ सम एक्सेलरेशन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो स्पीड बढ़ेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो स्पीड घटेगा। एक्सेलरेशन होनी चाहिए।
तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है और उसमें एक्सीलरेशन मौजूद हो, मतलब हम कह सकते हैं एनी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है विद एक्सीलरेशन, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने के लिए ये जरूरत है। जैसे हम लोग कहते हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय एनी वाइब्रेटिंग पार्टिकल, है ना। कोई ऑब्जेक्ट आप नॉक करते हो, साउंड इज कमिंग आउट ऑफ इट। क्यों? क्योंकि ये वाइब्रेट किया। तो वाइब्रेशन, कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट करेगा और मीडियम प्रेजेंट है, हवा या जो भी मीडियम है, तो साउंड बनता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई चार्ज पार्टिकल हो और वो मूव करे, और मूव कैसे करे? विथ एक्सीलरेशन, तब वो ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा। और आपको मालूम होना चाहिए लाइट जो है हमारा, लाइट एक ईएम वेव है। ईएम वेव का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और इस तरह से चल रहा है, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और मोशन की डायरेक्शन भी, तीनों मोशन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। एनीवे, और ईएम वेव की खास बात क्या है? ईएम वेव जो है वो ट्रेवल्स इन वैक्यूम, वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। ओके, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हम मैटर वेव की नेचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले याद रखो, मैटर वेव, ये फैक्ट है मैटर वेव से जुड़ी हुई। मैटर वेव इज नॉट ईएम वेव, ईएम वेव नहीं है। क्यों नहीं है? बट ट्रेवल्स इन वैक्यूम। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैटर वेव ईएम वेव नहीं है, फिर भी ये वैक्यूम में ट्रेवल करती है। ईएम वेव क्यों नहीं है? बिकॉज मैटर वेव चार्ज पार्टिकल से नहीं बना है। मैटर वेव जो है, मैटर वेव इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, so it is not EM wave। तो EM वेव क्यों नहीं है? क्योंकि ये चार्ज एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल से नहीं बना है। और दूसरी बात, ये मैटर वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, मतलब ये फीचर इसमें मौजूद है। नंबर 2, मैटर वेव को मैकेनिकल वेव भी नहीं कह सकते हैं। मैटर वेव इज नॉट मैकेनिकल वेव, इज नॉट मैकेनिकल वेव। जैसे साउंड एक मैकेनिकल वेव होता है। मैकेनिकल वेव के लिए क्या जरूरत होती है? मैकेनिकल वेव के लिए जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है मीडियम। अगर कोई वेव को मीडियम चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जैसे साउंड इज अ मैकेनिकल वेव बिकॉज इट नीड्स अ मीडियम। लेकिन इसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है इस मैटर वेव को, इसलिए इसे हम लोग मैकेनिकल वेव भी नहीं कर सकते। सो दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू मैटर वेव। ओके, नाउ मैटर वेव एक तरीके का प्रोबेबिलिटी वेव कहलाता है, जिसकी जो एम्पलीट्यूड है वो हमें बताता है। आप इसको नोट लीजिए, मैटर वेव इज प्रोबेबिलिटी वेव, इसको हम प्रोबेबिलिटी वेव कह सकते हैं। प्रोबेबिलिटी वेव, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी पोजीशन। प्रोबेबिलिटी वेव जिसका एम्पलीट्यूड ऑफ विच जिसकी जो एम्पलीट्यूड है वो हमें क्या बताता है? गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, बट ये बताता है एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। वो भी एग्जिस्ट मतलब प्रोबेबिलिटी बताता है ना, एग्जैक्ट नहीं, इसकी चांसेस बताता है। ऑफ पार्टिकल एट एनी पॉइंट, ऑफ पार्टिकल किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताता है? ऑफ पार्टिकल एट एनी पॉइंट, मतलब कोई पार्टिकल किसी पॉइंट पे
है या नहीं, वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, किसी पॉइंट पे पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, उसकी चांसेस बताता है। कौन बताता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किस वेव का? प्रोबेबिलिटी वेव। कौन सा वेव? मैटर वेव। मतलब मैटर वेव एक प्रोबेबिलिटी वेव कहलाता है। क्यों प्रोबेबिलिटी वेव कहलाता है? क्योंकि इसकी जो एम्पलीट्यूड है, इस वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा, मैटर वेव का जो वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा, वो हमें बताता है प्रोबेबिलिटी के बारे में। किसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में? पार्टिकल के एग्जिस्टेंस के प्रोबेबिलिटी के बारे में, कि किसी पॉइंट पे वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है उस एम्पलीट्यूड, इस मैटर वेव का। इसीलिए इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी वेव। ओके, सो आफ्टर दिस वी मस्ट हैव some important list of formula related to de Broglie and Planck's formula। इसलिए आपको मालूम होनी चाहिए कि ये न्यूमेरिकल्स आर आल्सो आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस बिफोर स्टडिंग फॉर एग्जाम। तो आपको फॉर्मूला आपको मालूम होनी चाहिए सब इकट्ठा, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे फार्मूला हो जाते हैं। तो ये जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, इससे भी फार्मूला निकला, और डी ब्रोगली वेव हाइपोथेसिस है ना, वेव से भी हमें फार्मूला मिला है। आइंस्टाइन ने भी हमें फार्मूला दिया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी। तो इस सारे फार्मूला को अगर हम एक साथ रख दें तो हमारा जो फार्मूला बनता है वो ई फॉर एनर्जी। अगर कोई पार्टिकल हो या वेव हो, हम सभी के बारे में बात करते हैं। अगर एक पार्टिकल है तो उसका मास होगा, उसका वेलोसिटी होगा, और अगर वेव है तो क्या होगा? उसका वेवलेंथ होगा। उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, उसका स्पीड होगा। तो दीज आर बेसिक फैक्टर्स जो हमें चाहे वो मैटर का पार्टिकल हो या कोई वेव का फॉर्मेट हो। तो दे जो द लिस्ट ऑफ फार्मूला वी मस्ट नो। एक फार्मूला है E = H × न्यू, जहाँ H इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, और H की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, और वेव का फ्रीक्वेंसी। अगर आपको प्लैंक्स कांस्टेंट मालूम है, फ्रीक्वेंसी मालूम है, मल्टीप्लाई करोगे एनर्जी निकल जाएगा। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं तो hc/λ भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है उसकी फॉर्मूला होती है न्यू C = आपको पता होगा C = फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। आपने साउंड में भी पढ़ा था ना, V = N × लेमडा, तो N इज द फ्रीक्वेंसी। तो न्यू = C/λ। ओके, E = mc² भी होता है। हम एक साथ लिख रहे हैं, आपको मदद करेगा। और E = Cp भी होता है। C फॉर स्पीड ऑफ लाइट एंड P फॉर मोमेंटम, है ना। P क्या है? P इज द मोमेंटम। P = मास इंटू वेलोसिटी। सो दे आर ऑल वन लाइन, सिंगल लाइन फॉर्मूला हमने लिखा है आपको। उसके बाद लेमडा = हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला है लेमडा के लिए? तो एक है H/mc, जो मैंने अभी डिस्कस किया, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में, और इसको हम H/p भी लिख सकते हैं। mc मतलब मोमेंटम, H/p भी लिख देते हैं, राइट। और फ्रीक्वेंसी = एज आई टोल्ड C/λ, और Pc/h। ओके, P मोमेंटम, C स्पीड ऑफ लाइट और H।
तो मैंने एक साथ इसे कोरिलेट करते हुए फॉर्मूला लिखा है ताकि आप एक साथ इसको याद करें, प्रैक्टिस कर लें। ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ओके, तो किस इसमें से कोई भी दो मालूम होगा तो तीसरा अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।